इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम बदलता दौर नहीं है, एक मुलाकात है, क्योंकि आप लोगों की काफी देर से फरमाइशें आ रही थी कि इनको अपने शो में लेके आए। तो ये हमारे दोस्त भी हैं और आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनसे बात करने की, और आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं कुछ और टिप्स उनको मिलेंगे और कैसे आप इसे परस्यू कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। आज हमारे साथ उमेश हैं, उमेश कुमार, जो हिमाचल से हैं, नाहन से। बहुत टफ कंडीशंस है वहाँ पर, इन्होंने यूपीएससी क्रैक की है इस साल। तो डिटेल्ड बात करेंगे कि कैसा सफर रहा, इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। तो उमेश जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, हमारी ओर से भी और हमारी टीम की ओर से भी और लिसनर्स की ओर से भी। दानिश जी, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कब से तैयारी कर रहे थे आप? दानिश जी, तैयारी वैसे 2017 के अगस्त से शुरू की थी, लेकिन वो 1-2 महीने बीच में रुक गई थी पारिवारिक मजबूरियों के कारण। लेकिन 2018 फरवरी से मेरी तैयारी लगातार जारी रही थी। तो बहुत टफ कंडीशंस है नाहन में। जिन लोगों को नहीं पता, हिमाचल में ज्यादातर हिमाचल फेमस है डलहौजी के लिए, धर्मशाला के लिए या पोंटा साहब के लिए, लेकिन नाहन के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। जो हिमाचल के हैं, जहाँ आसपास की स्टेट है, उनको ही सिर्फ मालूम है। तो कैसे आपका सफर रहा, कैसी जर्नी रही आपकी? ये माइंड में कैसे आया कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है? जहाँ तक मुश्किलों की बात है तो नाहन, जैसा कि कुछ श्रोता जानते ही होंगे, सिरमौर जिले का हेडक्वार्टर है और सिरमौर और चंबा जिले हिमाचल के सबसे पिछड़े हुए 2 जिले हैं। और सिरमौर जो है बिल्कुल साउथ में आता है, हरियाणा और उत्तराखंड के बॉर्डर पर। तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी यहीं हुई थी, मेरे गांव से ही, कक्षा 12 तक। ये जिसको हम इंटीग्रेटेड स्कूल कहते हैं या कुछ एक लोग नॉर्मल स्कूल भी कहते हैं, जो सभी के लिए बना होता है, उसी से मेरी कक्षा 12 तक की पढ़ाई हुई थी। और कक्षा 11th 12th में मेरे पास आर्ट्स रहा था। शुरुआत में मैं अपने पेपर्स खुद ही लिखता था और खुद ही पढ़ता था। हम में से ज़्यादातर वाकिफ होंगे आरपी, तो यही आई कंडीशन मेरी रही। तो क्लास 9 तक एग्ज़ाम्स सभी मैंने खुद ही लिखे थे। उसके बाद राइटर्स की मदद लेता था फाइनल एग्ज़ाम्स लिखने के लिए, और बीच के जो एग्ज़ाम होते थे 3 महीने और 6 महीने में जो होते थे, वो मैं खुद ही लिख देता था, बिना ये केयर किए हुए कि लाइन पर आ रहे हैं कि अक्षर या कहाँ जा रहे हैं। लेकिन वो टीचर भी सही थे कि इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते और मार्किंग वैसे ही करते थे। कक्षा 12th के बाद मैं ग्रेजुएशन नाहन से करी थी, जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रहा वहाँ पर। बैचलर ऑफ आर्ट्स विद हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस विद इंग्लिश 2014 में वो कंप्लीट हुई। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन के लिए मैंने डीयू में भी कोशिश की थी, जेएनयू में भी कोशिश की थी। जेएनयू में नहीं हुआ, डीयू में हुआ तो हॉस्टल नहीं मिला। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ, लेकिन रिजल्ट डेट आया तो वेटिंग लिस्ट में रह गया मैं। तो फाइनली मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन एचपीयू में गया और ये ऐसी चीज़ हो गई जिसके लिए आज तक मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को कि मैं शिमला में चला गया, क्योंकि वहाँ से मुझे ऐसी शिक्षाएं मिली, ऐसी चीज़ें मिली हैं जो मुझे नहीं लगता कि कहीं और से मिलती। 2016 में खूब मेहनत की और कुछ सीनियर्स का गाइडेंस मिला, जेएनयू से भी, सचिन चंदेल जैसे भाइयों का जो हिमाचल से ही थे। तो 2016 में एडमिशन हो गई जेएनयू में एमफिल पीएचडी के कोर्स में, सीपीएस में, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज में। 2018 में मेरी एमफिल जमा हो गई और उसके बाद मैं पीएचडी पर काम करता रहा हूँ, सिनॉप्सिस वगैरह पास हो गया है। जहाँ तक आपने बात करी कि यूपीएससी के लिए किस तरह से दिलचस्पी हुई, वैसे क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है जहाँ पर शायद ही किसी को यूपीएससी या सिविल सर्विसेज का
ज़्यादा ज्ञान था। तो ये बचपन से तो नहीं था मेरा सपना, लेकिन धीरे धीरे सपना बनता रहा, ईंट दर ईंट। कक्षा 10 में और 12वीं में पास होने वाले बच्चों के, स्टेट बोर्ड में पास होने वाले बच्चों के टॉप करते हैं, जो उसमें 10 टॉप में आते हैं, उनके अक्सर ही साक्षात्कार अखबारों में छपा करते हैं। तो पापा पढ़ते थे और वहाँ पे उन बच्चों के सपने होते थे आईएएस बनना। तो मुझे पहली बार लगा कि यार आईएएस शायद कोई ऐसी चीज़ है जो कुछ इन लोगों का सपना है, तो कुछ आईएएस कुछ बड़ी चीज़ होगी, कुछ ऐसा मुझे एहसास हुआ। फिर बॉलीवुड और साउथ की जो हिंदी में डब्ड मूवीज आते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं, सिविल ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो डायनामिक रोल्स में होते हैं। तो वहाँ से मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि थोड़ा सटीक ज्ञान प्राप्त हुआ जब मैं ग्रेजुएशन में पहुँच गया था, बी फर्स्ट सेकंड में, कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। और वहाँ पे कुछ टीचर्स से उन्होंने मोटा मोटी हमें जानकारी दी। तो तब से मेरा ये सपना बन गया था बी फर्स्ट सेकंड से। और फिर मास्टर्स, फिर मैंने तैयारी तो नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे मास्टर्स में गया मैं पॉलिटिकल साइंस के साथ प्रेम हो गया मेरे को। और उसके बाद सोचा कि एकेडेमिया में लाइफ बनाऊंगा पहले, एक ऑप्शन से। और भी किसी से हुआ प्रेम या अभी सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से ही? भाई खैर वो तो एक जीवन है और जीवन में प्रेम चलते ही रहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में जब मास्टर्स कर रहा था तो मेरा नेट जेआरएफ वहीं पर हो गया था। और उसके बाद जब एमफिल का 4th सेमेस्टर आया था तब मुझे अचानक ये रियलाइज हुआ कि यार उमेश, तुम्हारा सपना था, मतलब आईएएस या यूपीएससी करना तुम सपना मानते थे, तो अगर सपना था तो प्रयास क्यों नहीं कर रहे। तो लास्ट में आकर 2018 में मैंने खुद को झंझोड़ के कहा कि अब तो 24 वर्ष का बेशक हो चुका है, पहला अटेम्प्ट दे ही दो। तो 2018 में मेरा पहला अटेम्प्ट आखिरकार दे दिया। यहाँ पर कुछ एक दोस्तों की भी मदद मिली कि यार भाई प्रयास तो कर ले। मेरा रूममेट प्रशांत शाही यहाँ जेएनयू में, उसने भी इस तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। तो 2018 में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन फाइनल कट ऑफ मैंने मिस कर दी थी 25 मार्क्स से। फिर 2019 में दोबारा से इंटरव्यू में अपीयर हुआ और 8 मार्क्स से कट ऑफ मिस हो गई थी। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और परमात्मा का शुक्र है कि मैं फाइनलिस्ट में आ पाया हूँ। क्या रैंक आया आपका इस बार? मेरा ऑल इंडिया रैंक 397 आया है। जनरली जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मेरा पहला सवाल यही रहता है कि अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं, अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएं। तो मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट करते हैं आज, लेकिन आपने उस क्वेश्चन को खुद से कवर कर लिया आज। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे रिजल्ट आया, 2 बार आप इंटरव्यू में गए और 8 मार्क्स से रह गए, 25 मार्क्स से रह गए। वाज इट ए सेटबैक या फिर ये एक इंस्पिरेशन थी कि भाई मैं 2 बार दिया, दोनों बार यहाँ पहुंच गया हूँ तो अब मैं कर लूंगा, आई एम वेरी क्लोज टू इट? 2018 का जब रिजल्ट आया तो वो सेटबैक नहीं था और मुझे लगा कि कोई बात नहीं, पहले में कितनों का ही तो होता है और कोई बात नहीं, मैं तैयारी करूंगा। 2019 के अटेम्प्ट में मैं उम्मीद कर रहा था कि यार कोई ना कोई रैंक आ जाएगा, भले ही आखिर में ये रैंक, लेकिन आ जाएगा। 2019 का बड़ा भारी धक्का था और 2019 का ऐसा धक्का था जिसे उभरने में मुझे कुछ दिन भी लगे थे। हालांकि ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि भाई उमेश जितना कर रहा है इससे होगा नहीं यार, तो कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। तो 2019 का रिजल्ट मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था डाइजेस्ट करना, लेकिन तो भाई साहब आप ऐसा क्या खाते हैं? 3 बार अटेम्प्ट किया, तीनों बार इंटरव्यू में पहुंच के, थोड़ा बताइए लिसनर्स को। मेरे पिताजी के गांव में आटा चक्की है तो उसी चक्की का आटा खाता तो वहां से मंगवाना शुरू कर दे, हमें भी भेज दो भाई, किलो 2 किलो, अब इतना तो बनता है हमारा। अरे मतलब थोड़ा रहता ही है कि एक बार गिरना ये होता है कि आपको उम्मीद होती है कि इस बार उठ जाऊंगा, लेकिन दूसरी बार गिरना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो लेकिन यही है कि खुद पर आप विश्वास रखते हैं और यू जस्ट कीप योर हेड अबव द वाटर, you don't need to sink, good times will come, there is always light at the end of the tunnel। तो ये चीज़ें हैं कि मुझे पता है कि यार अगर बुरा समय है और बुरे समय में अगर सही चीज़ करता हूँ तो बुरे समय की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ये विश्वास रहता है मेरे को। तो जैसे ही आपने इस बार रिजल्ट देखा तो पहले शब्द मुंह से क्या निकले? पहले शब्द निकले, भाई बड़े भैया ने चेक किया था रिजल्ट, पहले शब्द निकले कि दोबारा से चेक करो, नाम की स्पेलिंग बताओ क्या है, उमेश है कि UMESH है या UMES है। और फिर 2-3 बार रोल नंबर चेक किया, एडमिट कार्ड से चेक किया, राइटर को कॉल किया, उसे पूछा कि यार रोल नंबर कंफर्म करो मेरा,
तो पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे दरअसल मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि 397 रैंक आएगा। डिसेंट रैंक है, तो मुझे लग रहा था कि यार बस इस बार तो काश मैं पीडीएफ में अपना नाम देख पाऊँ, वही काफी होगा। तो कुछ 4-5 मिनट तो ऐसे थे कि मुझे कंफर्म करना था कि भाई सच में हूँ कि नहीं। उसके बाद 2-3 ऊंची जंप मारी और उसके बाद सामान्य हो गई चीजें। मेरा जिगरी दोस्त भी नाहन से है। अच्छा अच्छा तो जी। आप जानते हैं उन्हें, अनिल शर्मा। हाँ, अनिल शर्मा को तो जानता हूँ हाँ, जी। मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। जी जी। तो उसके कारण से मैं नाहन से परिचित था, और फिर अपने सोनू भाई भी है वहां से। हाँ जी सोनू भाई। तो हिमाचल में जहाँ तक मेरी नॉलेज सब करती है, पहले ब्लाइंड हैं जिन्होंने आईएएस क्रैक किया है। आप मुझे करेक्ट करेगा मैं गलत हूँ तो। जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा ही है, बाकी कुछ तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी आपके लिए, आपके परिवार के लिए और पूरी कम्युनिटी के लिए। अब इससे बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को हिमाचल में देखिए, एक बात हमें माननी पड़ेगी, रिसोर्सेज की काफी कमी है। बाकी लोगों को कंपैरेटिवली दिक्कतें ज्यादा हैं, जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैं हिमाचल के बॉर्डर पे हूँ, तो मेरे को इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है। तो बहुत बार हिमाचल की खबरें बाहर नहीं आती है जो अचीव करते हैं लोग, तो बहुत कम लोग हैं। तो उसमें अब जो आपका नाम है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा लोगों को इंस्पिरेशन देने में। तो इसको, इतनी बड़ी उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक बात रही कि मैं पहला व्यक्ति हूँ और कितनी बड़ी उपलब्धि, मेरा मानना किसी न किसी को तो पहला होना ही था। अगर मैं नहीं होता तो कोई और हो जाता, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि पहला हूँ। लेकिन ये अच्छी बात है कि शायद मैं कुछ एक दिलों और दिमागों के लिए प्रेरणा बन पाऊँ। दूसरी बात, जहाँ तक मेरे परिवार और मेरे क्षेत्र विशेष के लिए प्रेरणा की बात है, इस विषय पर मैं थोड़ा भावुक हूँ और मुझे महसूस होता कि शायद मैं, दानिश जी, जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तो मुझे नहीं पता था कि ये किस प्रकार की गेम है। लेकिन जब रिजल्ट आया और जो अपने मम्मी पापा, परिवार का और क्षेत्र के लोगों में खुशी देखी, तब मुझे लगा कि अच्छा यार, क्या मैं दूसरों को सच में इतनी खुशी दे सकता हूँ। तो यही कह सकता हूँ उपलब्धि के बारे में। एक चीज बड़ी अच्छी है, आपने इंटरव्यू में कही बिगिनिंग में, आप जेएनयू जाना चाहते थे, डीयू जाना चाहते थे पहले, और पीयू में भी आपका वेटिंग लिस्ट में है, फिर आप एचपी में चले गए, हिमाचल यूनिवर्सिटी में, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। तो एक चीज क्लियर है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे, और आपको पता नहीं है कि कहाँ आपको अच्छे टीचर मिल जाए, अच्छा ज्ञान मिल जाए। तो बहुत सारे लोग इस बात का प्रेशर लेते हैं कि शायद मेरा इस इंस्टीट्यूट में नहीं हुआ तो अब मैं, उनका मोराल ही डाउन हो जाता है, क्या पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इससे एक चीज अच्छी है लिसनर्स को समझने के लिए कि जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में होने की जरूरत है। जरूरत ये है कि आपको अच्छे टीचर्स मिले और आप कितने फोकस्ड हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बल्कि क्योंकि मैंने आपको बताया, मेरे अपने गांव से ही कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई हुई। तो जब मैं कक्षा 7वीं और 8वीं में था, तो मम्मी पापा को किसी ने बताया था कि NIVH है एक देहरादून में स्कूल। तो मम्मी पापा क्लास 10th में मुझे एडमिशन दिलाने गए थे और 11th में गए थे, तो वहाँ भी एडमिशन नहीं मिली थी। और फाइनली आके मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि कोई नुकसान नहीं हुआ है मेरा वहाँ जाने से, क्योंकि मुझे एक्सपोजर मिला लार्जर सोसाइटी का। क्या उनका नुकसान हुआ ना, जिन इंस्टीट्यूट ने आपको नहीं लिया? नहीं तो जो पैम्फलेट में अभी नाम छपना था ना, देखिए हमारे इंस्टीट्यूट का लड़का है। नहीं, मतलब मेरे ना होने से शायद उनका नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि शिमला यूनिवर्सिटी एचपीयू में मुझे कभी, मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे तो फॉर्म भी नहीं भरना था वहाँ का, लेकिन मेरी गॉड सिस्टर हैं एक, उन्होंने कहा कि उमेश फॉर्म तो भर ही दो, क्या पता चलता है समय का। तो भर दिया था, लेकिन वहाँ गया तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस रहे वहाँ 2 साल के। तो वहाँ पर मुझे पढ़ाई एक बात है, लेकिन पढ़ाई के लिए मेहनत करने का मंत्र मुझे वहाँ से मिला कि आप किस हद तक मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि हिमाचलियों को, आप जैसे कि आप बता ही चुके हैं, रिसोर्सेज की कमी रहती है। रिसोर्सेज के अभाव में जो वो पढ़ाई करते हैं, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। तो मुझ में भी वो चीज़ें धीरे धीरे इंकलकेट होती गई। दूसरा, एक सोशल कैपिटल होता है दोस्तों में, आपसी विश्वास, सीनियर्स जूनियर्स में आपसी विश्वास, टीचर्स के साथ संबंध, वो जो सारी चीज़ें हैं सोशल प्लेन की अगर बात करें, तो वहाँ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और आज तक, बल्कि जब मैं जेएनयू आ भी गया था तो 1-1.5 साल तक तो मैं बड़ा नॉस्टैल्जिक महसूस करता था
यूनिवर्सिटी एचपीयू का जो गीत है वो मैं अक्सर ही सुना करता था बैठ के अपने कमरे में हर शाम को। तो एचपीयू का मेरा दिल में अब भी बहुत बड़ी कितनी जगह। विजन है आपकी? मैं 100% हूँ टेक्निकली, लेकिन मुझे लाइट परसेप्शन है और दिन में थोड़ा मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ चलने फिरने का। आपने इंटरव्यू में कहा 2018 में आप 24 साल के थे। जी। ये सिग्नल है लिसनर्स के लिए, क्या है ये? नहीं, ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपके जो आप सपना बनाते हैं और कई बार होता है वो सपना बैक बर्नर में चल जाता है, जो जिंदगी में धुआं धूल उठता है उसके पीछे छुप जाता है। अगर वो छुपा भी रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसे मरने ना दे। हो सकता है आप 21 साल में अटेम्प्ट करें, लेकिन अटेम्प्ट जरूर। सक्सेस सिर्फ यूपीएससी नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर आपका सपना था सिंगर बनने का, वो आप उस सपने को आप मरने ना दें, छुप बेसक जाए। यही मेरा कहने का मतलब था। जी चलिए कोई नहीं, अगर सिग्नल है तो भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई थोड़ा है। चलिए जी। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी की ओर आता हूँ, 1-2 सवाल और लेता हूँ, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी सीरियस डिस्कशन की ओर आते हैं। हालांकि अभी भी हम सीरियस ही कर रहे थे, लेकिन जो मूलभूत सवाल रहते हैं लिसनर्स जो भेजते हैं बड़े प्यार से, तो उनके ऊपर मैं आऊंगा। उससे पहले कि मैं उन सवालों पर आऊं, एक सवाल और जानना चाहता हूं मैं, किसको क्रेडिट देना चाहते हैं आप अपनी सक्सेस का? मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट, मैं अपने इस रिजल्ट का क्रेडिट अपने मम्मी पापा और मेरे पिताजी का नाम दलजीत सिंह, माता जी का नाम कमलेश कुमारी, और मेरी माता जी रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल टीचर गवर्नमेंट सेक्टर से हैं। मेरे भैया जितेंद्र और मेरी भाभी हैं नीरू देवी। तो इनको ही, ये 4 स्तंभ है मेरे जीवन के, इन्हीं को मेरा इस खुशी का श्रेय जाता है। जी बिल्कुल प्राउड मोमेंट है उन सब के लिए और हमारे लिए भी ये। जी। तो उमेश जी, हॉबीज क्या है आपकी? हॉबीज मेरा क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ और सोचता हूँ क्रिकेट के बारे में, खेलता भी हूँ। तो क्रिकेट साधारण हॉबीज में से नहीं, क्रिकेट के बारे में पढ़ता भी हूँ। और इसके अलावा यूपीएससी की प्रेपरेशन के साथ साथ मैंने एक हॉबी इवॉल्व की है, बैम्बू फ्लूट प्लेइंग, बांसुरी बजाने। तो मेरी हॉबी है। और जो पॉपुलर पंजाबी सॉन्ग्स, पॉपुलर पहाड़ी सॉन्ग्स, ये सुनना भी मुझे अच्छा लगता है। ये इंटरेस्ट है मेरे। जी। तो ये जो बांसुरी बजाने की जो हैबिट आपने डेवलप की है, ये यूपीएससी से मिलती जुलती है कि आगे जाके आपने बांसुरी बजानी है लोगों की? तो ये प्लानिंग के थ्रू था या कोइंसिडेंट है? ये दरअसल होता ये था, जैसे यूपीएससी का प्रेशर, साथ में रिसर्च की डिमांड्स, तो कुछ स्ट्रेस बहुत रहता था। और फिर मुझे लगता था कि यार कुछ ना कुछ लेट आउट के लिए इवॉल्व करना पड़ेगा। तो अब वोकल में मैं बहुत खराब था, तो मुझे लगा कोई इंस्ट्रूमेंट ही उठाना पड़ेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक माध्यम था जिससे मैं अपने दिमाग की तारों को ढीला कर पाता था, वरना वो तन जाती थी। डिस्ट्रेस का एक स्ट्रेटेजी थी मेरी। जी। अक्सर जो लोग ना जोक के लिए कहते थे कि भाई हमारे तो जो म्यूजिक सिखाते थे वो टीचर ही भाग गए, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे केस में 6 टीचर्स जो बेस्ट टू बेस्ट थे, उन्होंने ट्राई की मुझे म्यूजिक सिखाने की, 6 के 6 भाग गए। आपको तो शायद इंस्ट्रूमेंटल कोशिश करना चाहिए। हाँ, वो भी किया भाई, वो भी नहीं हुआ। तो मैं हट ही गया, मैं दूसरी फील्ड, रेडियो वाली फील्ड में आ गया फिर। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा नाम है यहाँ। जी चलिए, धन्यवाद। तो अब आते हैं स्ट्रेटजी, जो लिसनर्स के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल कि अगर आपको 4-5 टिप्स देने हो जी, तो क्या टिप्स रहेंगे? यूपीएससी में वैसे तो स्ट्रेटेजी हर बंदे की अलग होती है और हर बंदे को इवॉल्व भी करनी पड़ती है, लेकिन अगर मुझे कहना पड़ेगा तो एक मिथ है यूपीएससी के लिए, सभी के दिमाग में होता है और मिथ बनाया जाता है दरअसल, कि आपको यू हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन। बहुत बड़ा मिथ है। यूपीएससी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम है। ये लाइफ और डेथ का क्वेश्चन नहीं है। और एग्जाम जो भी होता है उसका कुछ सीमाएं होती हैं, और वो सीमाएं निर्धारण होती हैं एक सिलेबस के द्वारा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के द्वारा। तो ये 2 साइन पोस्ट हैं जिन पर आप ध्यान दें, और कभी ये ना सोचें कि यूपीएससी मीन्स एवरीथिंग अंडर द सन। दूसरी बात, कोचिंग की जहाँ तक बात है, कोचिंग हेल्पफुल है, लेकिन आप अगर कोचिंग नहीं ले पा रहे तो ये वजह नहीं होनी चाहिए आपकी कामयाब ना होने की। दूसरे शब्दों में कहूँ तो कोचिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी
शायद कोचिंग की मार्केटिंग करने वाले उसको बना देते हैं, तो आप बिना कोचिंग के भी कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। तीसरा बात, यूपीएससी की तैयारी में आप अक्सर ही अलग अलग दौर से गुजरेंगे। कुछ दिन आप टेस्ट सीरीज सोल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, बहुत मज़ा आएगा। दूसरे दिन आप धरातल पर आ जाएंगे जब कुछ कम अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मेंटल स्टेबिलिटी एक्वायर करें, आप इमोशनल स्ट्रेंथ लाएं अपने अंदर, ताकि इन फ्लक्चुएशन से बच पाएं। वरना होता यह है अक्सर कि आप तैयारी जब करते हैं, कुछ शुरू करते हैं जब, तो आप कुछ और होते हैं, जब अंत करते हैं तैयारी तो आप कुछ और हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, एक ओरिजिनलिटी जो आपकी है उसको बनाए रखें, फिजिकल हेल्थ के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करिए। 3 चीज़ें। तो इस तरह का मटेरियल पढ़ते थे आप? मटेरियल किस तरह का पढ़ना चाहिए, और न्यूज़पेपर कौन सा न्यूज़पेपर को फॉलो करते थे आप? जी, मैं आगे इन्हीं मुद्दों पर आने वाला था। ये नॉन एकेडमिक एडवाइसेस थी जो इससे पहले थी मेरी। अब जहाँ की स्ट्रेटेजीज की बात आती है, उसमें देखिए न्यूज़पेपर बहुत हेल्पफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर के बिना होगा नहीं। मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो न्यूज़पेपर की हैबिट मुझे कभी रही नहीं। इवॉल्व करता करता बड़ी मुश्किल से मैं इवॉल्व कर पाया हूँ। लेकिन न्यूज़पेपर आपको मदद करेगा, और न्यूज़पेपर के कुछ सेक्शंस रहेंगे, जैसे द हिंदू, और द हिंदू के आप इंटरनेशनल सेक्शन और ओपिनियन वाला जो सेक्शन आएगा, ये जरूर पढ़ लें आप। और इंडियन एक्सप्रेस का भी आप कोशिश कर लीजिए कि एडिटोरियल और ओपिनियन वाला सेक्शन पढ़ें, एक्सप्लेन्ड वाला सेक्शन पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा इन दोनों में जब भी इकोनॉमी के बारे में कुछ भी चीज़ें आती हैं तो वो पढ़ लें आप। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ 3-4 सेक्शन रहते हैं जो पढ़ना होता है, और अगर आप अच्छी स्पीड से पढ़ रहे हैं तो 1.5-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। हिंदी वाले जनसत्ता पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर के बारे में ये। और दूसरी बात, मैगजीन, कि आप कौन सी मैगजीन पढ़ें, ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है जो सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, खासकर यूपीएससी को मतलब। तो अगर आप ये पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते वक्त ध्यान रखें कि आप उसके नोट्स जरूर बनाएं, क्यों पढ़ने का तभी फायदा है जब आप उसको रिवाइज कर पाएं, और रिवाइज तभी कर पाएंगे अगर उसके नोट्स आप बना पाएंगे। नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स बनाने की स्ट्रेटेजी, या तो आप बुक मार्क कर लीजिए जैसे मैं करता था, या फिर आप टाइप करिए, जैसे कुछ हमारी सीनियर प्रांजल पाटिल दीदी करा करते थे, वो हैंड टाइप्ड करते थे। तो इसमें से आप कुछ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके न्यूज़पेपर और मैगजीन की बात। उसके अलावा देखिए, अगर आप अलग प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम की बात करें तो कोशिश करें दोनों की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करें जहाँ तक हो सके। लेकिन मान के चलिए कि जो प्रिलिमिनरी प्री एग्जाम है वो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट इसमें ज़्यादा आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे प्री में 2 आते हैं, एक तो जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर और सीसैट का सेकंड पेपर। हमारी कम्युनिटी में, ब्लाइंड एंड लो विजन वाली कम्युनिटी में, ब्लाइंड्स में खासकर दिक्कत ये हो जाती है कि हमारा सीसैट वीक हो जाता है, और जिस सीसैट में न्यूमेरिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन एटसेट्रा आता है। तो आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं पर्सनली बहुतों को ऐसे जानता हूँ जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रहे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कमी हो गई किसी कारण से। तो आप प्लीज़ सीसैट पर विशेष ध्यान दें। और जहाँ तक जीएस की बात है फर्स्ट पेपर की, उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। स्टैंडर्ड बुक्स आप पिन पॉइंट कीजिए और उनको जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज कीजिए। दैट विल बी एनफ टू करेक्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम। और मेंस एग्जाम में आपको सिलेबस पढ़ना है, जो भी सिलेबस मेंशन्ड होगा उस सिलेबस के हर एस्पेक्ट को आप कवर कीजिए। उसके लिए जो भी एनसीईआरटी की 11th 12th के बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ये काफ़ी होती हैं, ये रहता है। और दूसरा, चलते चलते मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ लिखने की जहाँ तक बात है, लिखने के लिए हमें राइटर ढूंढना पड़ता है, और राइटर हम टेस्ट सीरीज 10-20 टेस्ट सीरीज़ के लिए ढूंढें, 3-4 घंटे का पेपर लिखें, तो ये मुश्किल रहता है। तो मेरी अपनी स्ट्रैटेजी थी कि मैं मेंटल प्रैक्टिस किया करता था। क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद 3-4 मिनट के लिए मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करता था। लेकिन ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मेरा बड़ा इंटेंस होता था, और उसके बाद 3-4 क्वेश्चन में लगातार मैं करने के बाद उसको स्लोली पढ़ता था दोबारा से, और वहाँ पे रिकग्नाइज करता था कि शायद जो मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया उसमें ये गलतियाँ थी और ये मैं ठीक करता था। तो वहाँ पे मुझे किसी राइटर एटसेट्रा की आवश्यकता नहीं होती थी। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको इस प्रकार की
समय का अभाव हो या किसी लिखने वाले व्यक्तियों का अभाव हो, तो आप इतना करेंगे तो काफ़ी होगा। जहाँ तक ऑप्शनल की बात है, ऑप्शनल आप कैसे चूज करें? ऑप्शनल चूज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, चलते चलते मैं आपको एक बात बता दूं पहले ऑप्शनल के साथ ही। अब चल कहाँ रहे हैं? अभी आप हमारे पास हैं, 2 बार चल रहे हैं, अभी तो 10 मिनट है हमारे पास। जी 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 जी, नहीं मैं अपनी बातचीत से चल रहा हूँ, मुद्दों के ऊपर तैर रहा हूँ। तो खैर, वैकल्पिक जो विषय है इसके बारे में अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यूपीएससी हर साल एनुअल रिपोर्ट अपना पब्लिश करता है, जो कि वो राष्ट्रपति को देता है और वो पार्लियामेंट में रखते हैं। तो इन वन ऑफ देयर रिपोर्ट्स यूपीएससी मेंशन करता है कि सक्सेस रेट, एक मिनट रुकिए, सक्सेस रेट अलग अलग विषयों की लगभग समान है, 8 से 10%। तो इस मिथ में मत रहिएगा कि ज्योग्राफी में ज़्यादा सक्सेस है या सोशियोलॉजी में या एंथ्रोपोलॉजी में। तो लगभग सभी जगह बराबर सक्सेस रेट मिलेगी। दूसरी बात ये कि कैसे करें अगर सक्सेस रेट आपकी समान है, तो आपका अगर आपको दिलचस्पी है किसी विषय में तो आप वो पिक कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट, इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ द गाइडेंस। अगर आप खुद हायर स्टडीज में नहीं हैं गए तो आप कोशिश करें कि आपको गाइडेंस जिस सब्जेक्ट की अवेलेबल हो तो उसको आप ले सकते हैं। और तीसरा होता है आपका प्रीवियस कुछ ईयर्स के मार्किंग। जैसे उदाहरण के तौर पर PSIR का अगर मुझे चूज करना होता तो मैं ये करता, पिछले 5 साल के मार्क्स देखता कि एवरेज स्कोर क्या आए हैं, टॉपर का स्कोर क्या आया है, उसको फिर मैं डिवाइड करता 5 साल के जोड़ के डिवाइडेड बाय 5 और देखता दूसरे सब्जेक्ट से जो मेरा PSIR के साथ ऑल्टरनेटिव होता, मान लीजिए इंग्लिश, तो मैं उसको कंपेयर करता और मुझे पता चलता कि यहाँ पे शायद PSIR में 4-5 मार्क्स ज़्यादा हैं। 4-5 मार्क्स का मतलब होता है 20 रैंक ऊपर होना। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आपको किन्हीं पेपर्स पर फोकस करना है मेंस में, तो वो है ऑप्शनल, और उसके बाद आपका एसे और एथिक्स GS4। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 पेपर हैं और बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं जहाँ पर आपको मेन फोकस करना होगा। जहाँ तक अपनी बात मैं बताऊँ तो एसे में मैं कमज़ोर रहा था, मुझे नहीं पता क्यों कमज़ोर हो रहा था। 2018 में 106 मार्क्स आए थे, 2019 में 113, लेकिन इस साल अच्छे मार्क्स आए 152। और इसके लिए मुझे किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करना पड़ा था, और लेकिन ये कि मैं टॉपर्स की स्ट्रेटेजीज धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करता गया और प्रैक्टिस करता था, अपने पीयर ग्रुप से असेसमेंट कराता था। तो अगर आपको मेंस लिखने का मौका मिले तो आप कोशिश कीजिए कि ऑप्शनल का सही चयन करने के बाद ऑप्शनल पर विशेष ध्यान दें, एसए पर विशेष ध्यान दें, हो सके तो GS4 पर। उसके बाद GS 1 2 3 की एवरेज जो है वो आप कोशिश करें कि 95 तक ले आए। अगर 90 और 95 के बीच में आप एवरेज ले आए GS 1 2 3 की, तो समझिए कि आपका अच्छा रैंक आने वाला है, 401 और 400 के बीच में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू में लोग मॉक्स प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ज़्यादा मॉक नहीं लेना चाहता, क्योंकि मॉक में आपको काफ़ी आर्टिफिशियल चीज़ें समझाने के प्रयास किया जाता है और उससे होता ही है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। और असली जो इंटरव्यू है यूपीएससी का वो होता है 30-35 मिनट का, वहाँ पे 5-7 मिनट में जो आपकी आर्टिफिशियलिटी है वो निकाल देते हैं बाहर वो। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा मॉक ना लें, मैक्सिमम 4 मॉक लें आप, नॉट मोर देन 4, और एक रेड लाइन ड्रॉ करें कि आप जो हैं वो रहेंगे, उस पर ही आप इम्प्रूव करेंगे। इंटरव्यू मेरे ख्याल से सबसे आसान स्टेज है इस एग्जाम के। 3 इंटरव्यू हुए आपके? जी जी। तो तीनों सिमिलर थे या वाज देयर एनी डिफरेंस? अगर आप मार्क्स की बात करें तो पहले और दूसरे इंटरव्यू मेरे बेहतर मार्क्स थे, इस साल मेरे कम मार्क्स आए। नहीं, मैं मार्क्स नहीं, मैं एक्सपीरियंस क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ जी, उस तरीके जी। अगर दानिश जी, अगर उस विषय की बात करें तो कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, किस प्रकार के सवाल पूछे गए साक्षात्कार में, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे लगभग एक्सपेक्टेड लाइंस पर क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा आपने थोड़ी देर पहले पूछा है कि मेरी हॉबी क्या है, मेरी हॉबी जेन्युइनली क्रिकेट है, और क्रिकेट को इसलिए मैंने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैफ में, जो हमें भरना होता है इंटरव्यू से पहले। वहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि फॉलोइंग, डिस्कसिंग एंड कॉन्टेम्पलेटिंग इंडियन क्रिकेट इन पर्टिकुलर एंड वर्ल्ड क्रिकेट इन जनरल। तो इतना लंबा मेंशन किया है, तो इंटरव्यू वाले को लगता है हाँ यार सच में कुछ है इसका क्रिकेट की तरफ चाहत। तो हर तीनों में ये कॉमन था कि मुझे क्रिकेट पर सवाल पूछे गए, लेकिन ये मान के चलिए कि मैंने क्योंकि ऐसा मेंशन किया था तो उन्होंने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे,
बॉल स्विंग कैसे होती है, सीम कैसी होती है, डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द आइडियल कंडीशन फॉर स्विंग, और डकवर्थ लुइस कैसे काम करता है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे थे। सोशल इम्पैक्ट ऑफ आईपीएल, डिप्लोमेसी में क्रिकेट का इंडिया में क्या रोल है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए। तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन ये कि आई वाज अप फॉर इट बिकॉज इट्स ट्रूली माय हॉबी। इस बार पहली बार मैंने फ्लूट मेंशन किया था अपने डेफ में, तो फ्लूट पर भी क्वेश्चन पूछे गए, तो हॉबीज पर अच्छे क्वेश्चन पूछे उन्होंने मेरे को, क्योंकि मेरी रिसर्च हिमाचल पर रही है, तो उन्होंने हिमाचल पर काफी क्वेश्चन पूछे हैं मेरे को। करंट अफेयर से मेरे को तीनों बार कोई सवाल नहीं पूछे गए। तो आप मान के चलिए कि हिमाचल प्रदेश की रिसर्च का और जनरली हिमाचल प्रदेश का जो समस्याएं हैं, समाधान है, एटसेट्रा, उस पर, मेरी हॉबीज पर और मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एटसेट्रा पर सवाल पूछे गए। लैंग्वेज कितना बड़ा बैरियर होता है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या टिप्स देंगे कि जिसमें आप कंफर्टेबल है उसी में जाना चाहिए? कई बार हम मिस्टेक कर लेते हैं कि हमारी पकड़ होती है किसी और लैंग्वेज पे और हम शो ऑफ के चक्कर में इंग्लिश को चूज कर लेते हैं। दानिश, आदर्श बात तो यही रहेगी कि आप वही मीडियम चूज करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। लेकिन सच ये है कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी खासकर अगर बात करें तो उसका मेंस में एफिशिएंसी कम हुई है। तो अगर आप संभव है तो आप इंग्लिश ही लें या फिर कोई दूसरी रीजनल लैंग्वेज। हिंदी का स्कोर बहुत कम आता है और ऑप्शनल में भी कम स्कोर जाता है। अगर पॉलिटिकल साइंस का हाईएस्ट स्कोर 289 इंग्लिश मीडियम में है, तो हाईएस्ट स्कोर इन हिंदी 260 के करीब होगा, 50-55 के करीब होगा। तो मेंस में तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन इंटरव्यू की जहाँ तक बात है, इंटरव्यू में आप इंग्लिश या हिंदी कुछ भी लें, उसमें तो आपका कंफर्टेबिलिटी इज द मेन फैक्टर। लेकिन मेंस में आपको थोड़ा माथापच्ची करनी पड़ेगी कि यार कि कौन सा मीडियम चूज करें। जी, मैं अगर पर्सनल अपनी बात बताऊं तो मैं लगभग कंफर्टेबल हूं बराबर हिंदी और इंग्लिश में, और तो मुझे भाग्यवश इस दुविधा का सामना नहीं करना पड़ा था। जी, आप आईएएस बनना चाहते थे, ये तो एक हो गई बात आपने बताई कि सारे लोग बोलते हैं 10वीं के बाद शुरू हो जाते हैं। हमारे स्कूल में भी हमें भी पूछते थे क्या करना है भाई, हम भी कह देते थे आईएएस बनना है, लेकिन आईएएस की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी उस टाइम पे तो, लेकिन सुना हुआ था। बट एक्चुअल एम क्या है आईएएस बनने का आपका? व्हाई डू यू वांटेड टू बी आईएएस, और आगे क्या गोल है? क्या कम्युनिटी के लिए कुछ करेंगे या देश के लिए कुछ? क्या एक होती है कि सिविल सर्वेंट का एक बड़ा रोल रहता है हमारे देश की तरक्की में, समाज के सुधारों में, तो आपकी विजन क्या है? इसमें दो बातें हैं। एक तो पहला यही कि एलन मस्क को हम अक्सर, एलन मस्क मेरे हीरो हैं, तो एलन मस्क अक्सर ही कहते हैं कि डोंट ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड, जस्ट ट्राई टू मेक इट बेटर। यही मेरा टैगलाइन रहता है कि आई जस्ट वांट टू मेक द वर्ल्ड बेटर। और मुझे लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ खासकर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में। अगर वी आर इन सिविल सर्विसेज तो वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू मेक द वर्ल्ड बेटर देन इन अदर फील्ड्स। संभव तो हर जगह है तो एक तो ये बात है, और दूसरा बात मेरा अपना पर्सनल है मोटिवेशन विच ड्राइव्स मी कि आई जस्ट डोंट वांट टू बी समवन हु केम इन द वर्ल्ड एंड just went by. I don't want to be someone who came, who lived, who died. I want to be someone who came, who made a name for himself for good reasons and then went. So I just want to do something which gives me a sort of जी। तो कम्युनिटी के लिए भी कुछ प्लानिंग है? डिसेबिलिटी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। हिमाचल में जैसे आप कह चुके हैं ना कि हिमाचल में रिसोर्सेज की कमी, आपने इंडिकेट किया हिमाचल की बातें कुछ दब जाती हैं, तो बिल्कुल हिमाचल की सिविल सोसाइटी बड़ी कमजोर है और इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है वल्नरेबल सेक्शंस। वल्नरेबल सेक्शंस में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट एक बहुत स्पेसिफिक सेक्शन है जिसको ये सफर करना पड़ता है। तो मेरा विजन, अगर अपनी कम्युनिटी के लिए बात कहूँ तो मेरा सबसे बड़ा विजन यही है कि हमारी कम्युनिटी का एक्सेलेंस का जो फील्ड है वो वाइड हो। यानी कि हम एकेडमी में अच्छा खासा करते हैं, सिविल सर्विसेज में भी अच्छा खासा करते हैं, तो मेरा ये विजन रहेगा कि हम लोग स्पोर्ट्स में जितना ज़्यादा बेहतर कर
उतना करें, हम आर्टिस्टिक फील्ड में अदर देन म्यूजिक भी कुछ बेहतर कर पाए। राइटर्स वगैरह जैसे हमारे बहुत कम सुनने को मिलता है कि बहुत नामी गिरामी राइटर रहे, तो मैं ये फील्ड जहाँ पे हम लोग एक्सेलेंस एक्वायर करते हैं, मेरा विजन है कि ये फील्ड ब्रॉड हो जाए, वाइड हो जी, ये मेरा विजन। राइटर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो राइटर हमें मिलता है वो बात नहीं कर रहे, ये लेखक की बात कर रहे हैं, ऑथर जी जी जी। तो जी उमेश, शुक्रिया। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और डिटेल्ड में हमसे बात करने के लिए। आपकी कोचिंग कहाँ से हुई? दानिश जी, मैं जैसे बताया था कि कोचिंग इतनी आवश्यक नहीं है, तो क्योंकि रिसर्च के साथ कोचिंग करना बहुत मुश्किल था, तो मैं कोचिंग नहीं ली थी। मेरे तीनों अटेम्प्ट में कभी कोचिंग नहीं ली, क्योंकि समय नहीं मिलता था जी। बिल्कुल, तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं कि भाई आप किसी भी इंस्टीट्यूट में क्रैक कर सकते हो, बिना कोचिंग के भी कर सकते हो, और लिमिटेड रिसोर्सेज भी अगर हैं लेकिन अच्छे हैं, न्यूज़पेपर के क्या सेक्शन है, किस तरह से आपने करना है, तो भी आप क्रैक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हिमाचल नाहन में जहाँ रिसोर्सेज की कमी है, उसके बावजूद भी एक सरकारी स्कूल में आप पढ़े वहाँ, तो उसके बावजूद भी अगर आप फोकस्ड हैं, आपका कंसंट्रेशन फुल है, आपने सोच रखा है, तो ये असंभव नहीं है। व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? लास्ट के 2-3 सवाल। हैप्पीएस्ट बड़ा मुश्किल सवाल है ये, लेकिन हाँ, मतलब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा था, लेकिन वो अलग था बात। लेकिन अगर मैं हैप्पीएस्ट मोमेंट की बात करूं, हालांकि क्योंकि मेरे को याद करना पड़ा, तो आप समझ रहे हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अच्छा, ये सवाल मुझे लगता है सबसे आसान होगा, लेकिन सारे लोग यहाँ अटकते हैं, सारे लोग यही कहते हैं यार ये बहुत मुश्किल सवाल होता है। अरे यहाँ पे दरअसल समस्या ये है ना दानिश, यहाँ पे तुलना का सवाल आ गया, क्योंकि हम खुशियां, अपनी खुशी को तुलना नहीं कर सकते ना, तो इसलिए तुलना करके अलग अलग खुशियों में से एक सबसे बेहतर खुशी का चयन करना वो मुश्किल लगता है थोड़ा, क्योंकि मुझे ये थोड़ा मुश्किल सवाल लगता है जी, माफ कीजिएगा। तो क्या रैंक का आपका ये इंटर रिजल्ट देखना हैप्पीएस्ट मोमेंट नहीं थी? मैं आसान कर देता हूँ थोड़ा सा। जी नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये हैप्पीएस्ट मोमेंट थी। तो आगे अभी आ सकती है और वेटिंग फॉर। नहीं, पीछे वालों की भी अगर बात करें तो भैया की शादी हुई थी, तो भैया की शादी में मैं इतना खुश था, जो आज तक मुझे उतनी खुशी नहीं हुई कि मैं 3-4 दिन तक नाचता ही रहा तो वो। और व्हाट इज द मोस्ट टचिएस्ट मोमेंट? ये भी मुश्किल है? नहीं, ये मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये अभी हुआ है कुछ एक दिन पहले कि मेरे मम्मी पापा से, जैसे हमारे घर पे कुछ मीडिया वाले लोग आए थे, तो मम्मी पापा बात करते करते दोनों की आंखें भर आई थी, कुछ एक मुद्दों पर बात कर रहे थे, तो आई रियली फेल्ट इमोशनली हो गया कि मैं कहा यार ये क्या हो रहा भाई और ये वाकई बहुत बड़ी बात होती है पेरेंट्स के लिए। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं अवेयर हूँ अपने एरिया से भी, आपके एरिया से भी। वहाँ जिस तरह से लोग डिसेबिलिटी को समझते हैं, लेते हैं, लेकिन उसमें से कुछ परिवार होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं और उन्हें हर स्टेप पे सपोर्ट करते हैं, और फिर जब उनको रिजल्ट मिलता है और जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी ड्रीम मोमेंट बन जाती है पेरेंट्स के लिए, और ये इमोशनल मोमेंट बन जाती है। थैंक यू उमेश, थैंक यू सो मच। जी बोलिए। वही बात है, जैसे हिंदी मूवीज में कई बार होता है ना कि कोई सक्सेस का मोमेंट आए और पीछे के सारे स्ट्रगल फ्लैशबैक में चलने लगते हैं, ठक 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 ठक, तो वो चीजें होती है। बिल्कुल जी, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया, और तो आगे भी उम्मीद करेंगे टाइम टू टाइम आप साथ हमें समय देंगे। अगर लोगों की क्वेरीज होंगी तो अगर आपके माध्यम से उनके सॉल्व हो जाते हैं तो ये आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, और साथ ही साथ हमसे भी इंटरेक्शन आपकी हो जाएगी। तो गेट इन टच। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल योर एंडेवर्स। बाकी दानिश जी, आप तो हमारे मित्र हैं, हम तो लगातार संपर्क में रहेंगे। अगर कोई भी क्वेरी आपके पास आए मेरे लिए, तो आप बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं, या तो उन्हें डायरेक्टली बात करने के लिए बोल सकते हैं। ईमेल शेयर कर दें। हाँ, ईमेल शेयर कर दें, वो बढ़िया होगा। हाँ, तो मेरी ईमेल आईडी है umeshkasab99@gmail.com। रिपीट करता हूँ, umeshkasab99@gmail.com।
gmail.com। भाई साहब आप डरा रहे हैं लोगों को, ये कसाब क्या है बीच में? ये मेरे से एक बार पूछा गया मॉक में कि इंटरव्यू का मॉक ले रहा था मैं, 2018 की बात है, मुझे पूछा गया यार कसाब क्या है। तो हुआ यूं था दानिश जी कि 2009 की बात है। अब भैया ने कहा कि यार तेरा फेसबुक अकाउंट तो है नहीं, तो फेसबुक बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए ईमेल आईडी बनानी थी। तो भैया ने कहा चलो ईमेल के लिए हम अपना गोत्र का नाम इस्तेमाल करते हैं, और हमारा गोत्र है KASHAV, काशव। लेकिन क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था तो भैया ने KASAB कर दिया, और वो अब चेंज तो होता नहीं। खैर कॉमेडी ऑफ एरर्स है। इंटरेस्टिंग, थैंक यू, बहुत मजा आया हमेशा आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू तनिष, थैंक यू वेरी मच। तो लिसनर्स अगले सप्ताह मिलेंगे किसी और पर्सनालिटी के साथ। बहरहाल आपकी रिक्वेस्ट को मैंने पूरा किया है, अब आपका फर्ज है इस शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो इंतजार कर रहे थे और जो प्रेपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, उस एरियाज में भी जहां लोग समझते हैं कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आज भी वल्नरेबल हैं। उन पेरेंट्स को भी इस साक्षात्कार को सुनाएं ताकि लोगों की धारणा चेंज हो। मैं अगले सप्ताह मिलूंगा किसी और पर्सनालिटी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार।